नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है किस क्लासेस में। मित्रों, पिछली क्लास सिंधु सिविलाइजेशन की थी जिसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया था। दरअसल ये भी एक थियरी वाला पोर्शन है और आपको भी पता है कि थियरी वाले पोर्शन में मैं नोट्स से ही पढ़ाना उपयुक्त समझता हूँ। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है और ये मेरी नोट्स से आप यदि पढ़ेंगे तो हो सकता है नोट्स बनाने में आपको भी सहायता मिले। पिछली जो क्लास थी सिंधु सिविलाइजेशन की, मैंने बहुत ही बेसिक जानकारियाँ दी हैं आपको। तमाम विश्व की जितनी भी सिविलाइजेशन थी या कहें सभ्यताएं थी उनका अध्ययन किया आपने, ठीक है। और आज हम सिंधु सभ्यता का या कहें सिंधु सिविलाइजेशन का या कहें हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत अध्ययन आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। मित्रों, कोई भी कमी हो तो बिल्कुल आप निष्पक्ष रूप से आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, उस पर मैं सुधार हेतु प्रयासरत हूं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कई मर्तबा उल्लेखित किया है। सिंधु सिविलाइजेशन अंतिम टॉपिक था, जैसा कि आपको पता है, एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारतीय इतिहास में उसका भी समापन बहुत। तो इस क्रम में सबसे पहले आप देखेंगे मित्रों सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता जो है ये मिस्र की इन दोनों सभ्यताओं का जो है सिंधु सभ्यता 12 गुना है, इतनी विस्तृत थी, ठीक है। मैंने बताया कि विश्व की प्रथम व्यवस्थित और विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। आगे भी उल्लेखित है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, ठीक है, और विश्व की विकसित सभ्यता है, प्रथम विकसित सभ्यता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी उल्लेखित किया है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता है, ठीक है। जबकि विश्व की सबसे पहली जो सभ्यता थी ना, प्रथम सभ्यता, फर्स्ट सिविलाइजेशन जो था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो वर्तमान में इराक है। क्लियर है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता आपकी सिंधु सभ्यता है, विश्व की प्रथम विकसित सभ्यता है, ठीक है, डेवलप्ड है, और विश्व की प्रथम व्यवस्थित सभ्यता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विश्व की प्रथम व्यवस्थित सभ्यता भी सिंधु सभ्यता मानी जाती है, ठीक है, सिस्टमैटिक सिविलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत की प्रथम व एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो होता है वो द्वितीय नगरीय क्रांति कहलाता है, जबकि पहली नगरीय क्रांति जो है, नगरीय सभ्यता कहें, ठीक है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया एंड एशिया, भारत की प्रथम और साथ में एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को माना जाता है। क्लियर है। और जो मैं ये बता रहा हूँ ये पिछली क्लास में मैं उल्लेखित भी कर चुका हूँ, हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है मित्रों ये गैर आर्यन सभ्यता थी, नॉन आर्यन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो आर्य थे ये वैदिक सभ्यता के निर्माता कहे जाते हैं, अर्थात जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो आर्यों का है, ठीक है। जैसे ही आर्य आते हैं भारत में आर्यों का प्रवेश होता है तो उसी समय मान लिया जाता है कि अब सिंधु सभ्यता का समापन हो चुका है, ठीक है। और आर्य जो थे ग्रामीण थे, ठीक है, रूरल थे, और वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, रूरल सिविलाइजेशन था वैदिक सभ्यता। जबकि सिंधु सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही ग्रामीण सभ्यता आएगी तो स्वतः ही नगरीय सभ्यता का समापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये गैर आर्यन सभ्यता थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का मतलब होता है आर्यों के पहले रखे जाने का, ठीक है। आर्यों का मतलब या कहें वैदिक सभ्यता से पहले रखे जाने का मतलब ये मुख्य कारक माना जाता है मृदभांडों को, ठीक है। जो मृदभांड हैं ये इस काल के सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड पाए गए हैं, पॉटरी पाई गई है, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, वो चित्रित लाल पाए गए हैं। कैसे पाए गए हैं? चित्रित लाल। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, मैंने बताया। अभी देखिए और क्लैरिफाई करता हूँ। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, अलग थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन और सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु सभ्यता के पास। देखिए, जो वैदिक सभ्यता होती है वहाँ पे शहरी जीवन नहीं था, वहाँ पर ग्रामीण जीवन था। लोग जो थे पशुपालन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन ही उनकी मुख्य जीविका का आधार था, ठीक है। लेकिन सिंधु सभ्यता में नगर पाए गए, सिटी या कहें टाउन्स पाए गए, शहरी जीवन व्यवस्था थी, सुविधाएं थी,
और ये शहरी जीवन सुविधाएं आपकी वैदिक सभ्यता में दिखाई नहीं देती हैं, ये केवल सिंधु सभ्यता में दिखाई देती हैं। और ये भी मेन रीजन माना जाता है, मुख्य कारण माना जाता है वैदिक सभ्यता से अलग होने का। ठीक है, द इंडस सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज दे हैड डेवलप्ड अर्बन लाइफ एंड फैसिलिटीज। क्लियर है। चलिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, लिखने के तौर तरीके थे या कहें रिटन सोर्स जो थे या लिपि जो थी, स्क्रिप्ट, ठीक है, वो चित्र लिखे थे। मैंने जैसे कि बताया है आपको कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता किस में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में, अर्ली हिस्टोरिकल एज में या कहें पीरियड में। ठीक है, वहाँ पर लिपि जो थी नहीं पाई गई है, लिपि पाई गई है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता में लिपि तो मिली, प्राप्त हुई कि नहीं हुई? चित्रलेखी थी। ठीक है, पिक्टोग्राफ टाइप में थी, जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफ थी या कहीं चित्रलेखी थी। अब चित्रलेखी है तो इसको पढ़ा थोड़ी जा सकता है, इसको तो केवल देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी या कहीं आद्य ऐतिहासिक काल में जो स्क्रिप्ट मिली, लिपि मिली, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। आगे देख पा रहे होंगे आप कि इस सभ्यता के लोगों के पास, जो इस सभ्यता के लोग थे, उनके पास लोहे व रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, मतलब दे हैड लेक ऑफ नॉलेज ऑफ वायलेंस एंड डिफेंस स्क्रिप्चर्स। ठीक है, लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु सभ्यता के लोगों के पास, और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भी अभाव देखने को मिला है। ठीक है, आपको पता है कि रक्षा शस्त्रों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। इस काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब लोहे का ज्ञान नहीं था तो रक्षा शस्त्र कैसे बनाए जा सकते हैं लोहे के? इसलिए कहा जाता है कि लोहे व रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, लेक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन्स एंड डिफेंस स्क्रिप्चर्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ठीक है, लोहा जो है वो आगे आपको 1100 BC में वो मिलेगा आपको दक्षिण भारत में, और 1000 BC में उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में यो लगभग 1000 ईसा पूर्व का लोहा मिलता है। ठीक है, इसलिए सिंधु सिविलाइजेशन में लोहे के साक्ष्य भी नहीं मिले, और लोहे इसी आधार पर कह दिया गया कि लोहे के ज्ञान का अभाव देखने को मिला है। ठीक है, लोहा आप आगे मिलेगा वो आपके वैदिक सभ्यता में। ठीक है, मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में। चलिए, वो बात की बात है, आप प्रीवियस वीडियो पर विजिट करें, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आई होप वहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंधु सिविलाइजेशन, वो है पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि लिपि तो मिली नहीं, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला तो नहीं है कि उसका वाचन किया जा सके, उसको पढ़ा जा सके। केवल और केवल मिला है क्या? पुरातात्विक खुदाई से औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो इन टाइप की ये सब चीज़ें मिली हैं। इनमें जो कुछ लिखा था वो चित्र के रूप में था, पिक्टोग्राफ टाइप था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो लिपि मिली, जो स्क्रिप्ट मिली, वो पिक्टोग्राफ टाइप थी या कहें कैसी थी? चित्रलेखी थी। क्लियर है? तो पुरातात्विक खुदाई थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कहा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, पुरातात्विक खुदाई ही केवल इस सभ्यता की जानकारी का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। क्लियर है? आगे देखिए, अन्य का जो मुख्य स्रोत है, सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट सिंधु सिविलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कि पुरातात्विक खुदाई है, लेकिन उससे क्या क्या, जैसे बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, मकान मिले हैं, औजार मिले हैं, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस, टूल्स, ये सब इनसे ही पता चलता है सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, बाकी लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि आगे भी लिखा है मैंने कि क्योंकि सैंधव लिपि जो थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, उसका वाचन अभी तक नहीं हो सका है। ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए मित्रों, यहाँ तक क्लियर हुआ है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप। ठीक है, लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता की आप खोज जानते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसे सामने आई। ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिंधु सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, और ये इतनी बड़ी, विश्व की इतनी बड़ी सभ्यता सहसा अचानक सामने नहीं आ जाती है। जब मैं अब आगे पढ़ाऊंगा आपको तो ये 1826 से कार्यक्रम चलेगा, और देखिए कहाँ तक चलता जाएगा। ठीक है, 1921 में मिलेगा हड़प्पा नामक स्थान, दयाराम साहनी खोज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़, मतलब 1826 से लेकर पूरा 1900 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 100 से 150 वर्ष लग गए इस सभ्यता को सामने आने में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए
कहते हैं ना सिंधु सभ्यता की खोज, द डिस्कवरी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्रम में चार्ल्स मैसन जी का नाम सुनिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको नज़रअंदाज करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करिएगा। चार्ल्स मैसन जो है मित्रों, ये ईस्ट इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी थे। ठीक है, चार्ल्स मैसन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये किंवदंती कहें या पौराणिक कथाएं कहें या बिल्कुल पुस्तक में लिखी हुई चीज़ों से इन्होंने एक जानकारी प्राप्त की कि भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट में पुरु व सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी माफ़ करिए, ये उत्तर पूर्व नहीं है, यहाँ पे पश्चिम लगाइएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या हुआ था, पुरु व सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। पुरु क्या था आप बताएंगे, आपने पढ़ रखा है, सबसे प्रारंभिक वीडियो आप जाके देखेंगे। सिकंदर का जब आक्रमण होता है, भारत में अटैक होता है, तो सिकंदर का सामना पुरु से हुआ था। ठीक है, पुरु जनपद से हुआ था और ये युद्ध बहुत फेमस रहा है, इसके बारे में आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो चार्ल्स मैसन जी सिकंदर व पुरु के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में सुन रखा था इन्होंने, तो इनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या मन में उत्पन्न हुआ जिज्ञासा कि इस युद्ध के जो ये बैटल हुआ सिकंदर और पुरु के बीच में, इसके पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजना चाहते थे, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं इसकी खोज करना चाहते थे। कौन? चार्ल्स मैसन जी, कि युद्ध वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल में, यहाँ पर रावी नदी के तट पर, कोस्ट पर इन्होंने ये गए चार्ल्स मैसन जी, और इनको एक टीला दिखा, टीला अर्थात माउंड। ठीक है, टीला दिखा जो कि हड़प्पा नामक स्थान पर था। ठीक है, पाकिस्तान के साहिवाल में एक स्थान है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर एक स्थान है हड़प्पा। हड़प्पा में चार्ल्स मैसन जी को एक टीला दिखता है, माउंड दिखता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स मैसन जी हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी। क्या इन्होंने उल्लेखित किया अपनी पुस्तक में कि हड़प्पा जो स्थान है, रावी नदी के किनारे तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर एक टीले को देखा था इन्होंने, और उस टीले को इन्होंने जांच पड़ताल की थोड़ा बहुत, तो इन्होंने एक संकेत दिया। क्या संकेत दिया? प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी। ठीक है, साथ ही इन्होंने हड़प्पा के विशाल टीले की ओर भी संकेत किया था। ठीक है, हैड पॉइंटेड टू द ह्यूज माउंड ऑफ द हड़प्पन। ठीक है, विशाल टीले की ओर संकेत दिया था। लेकिन चार्ल्स मैसन जी ने सभ्यता के बारे में बताया तो जरूर है, लेकिन उसकी खोज नहीं की थी। ठीक है, दे टॉक अबाउट सिविलाइजेशन बट दे डिडंट फाइंड इट। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। ये दो नाम देखिए, बहुत इनके बारे में थोड़ा जानिए, खासकर तो ये दो नाम, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो अलेक्जेंडर वंश के बारे में देखिए, अलेक्जेंडर जो वंश है, इन्होंने भी प्रयास किया थोड़ा बहुत कि जैसे ही चार्ल्स मैसन ने बताया कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी है, तो अलेक्जेंडर जब वंश आते हैं तो इन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन वो शायद असफल रहा। ठीक है, कोई ज़्यादा सफलता इनको अर्जित नहीं हुई। लेकिन जब बर्टन बंधु आते हैं, बर्टन बंधु अर्थात जेम्स बर्टन व विलियम बर्टन, दोनों भाई थे तीनों। ठीक है, इन्होंने 1856 ईस्वी में एक काम करवाया। वो क्या था? लाहौर से कराची रेल मार्ग बनवाया, पटरियां बिछवाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लाहौर से कराची तक रेल मार्ग किसने बनवाया? जेम्स व विलियम बर्टन ने, या कहें बर्टन बंधु ने। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि ईंटों की ज़रूरत थी, ईंटों के लिए इन्होंने कई भवन नष्ट कर दिए। ठीक है, जब खुदाई करवाई गई, उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, डिगिंग हुई, तो भवन निकले, और भवन से में जो ईंटें लगी थी, उन ईंटों को इन्होंने जो रेल की पटरियां थी उनको बिछवाने में लगवा दिया। कई भवन नष्ट हो गए। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, ये उनको पता नहीं था कि ये किसी सभ्यता के प्रमाण हैं, साक्ष्य है, एविडेंस है। ठीक है, यदि उनको पता होता तो उसकी वो खोज करते, ना कि उन भवन को नष्ट करके उनकी ईंटें निकालकर रेल मार्ग बनवाने के काम में यूज करते। ठीक है, हालांकि उनको पता नहीं था, इस बात का ज्ञान नहीं था। आगे आइए, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये नाम देख पा रहे होंगे आप। इन्होंने 3 बार यात्रा की, हड़प्पा क्षेत्र की इन्होंने 3 बार यात्रा की। 1873 में मोस्टली इन्होंने क्या किया, सन ने बताया था ना कि हड़प्पा
जो चार्ल्स मैसन ने बताया था कि हड़प्पा में एक विशाल टीले की ओर संकेत किया था, माउंट की ओर संकेत किया था, तो उस टीले का जो अवलोकन किया, सर्वेक्षण किया किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम में। ठीक है, बट वो असफल रहे, ये भी असफल रहे। अभी देखिए कितना संघर्ष चल रहा है, किसी ने भी अच्छी तरह से सफलता अर्जित नहीं की। स्थल का इन्होंने महत्व नहीं समझ सके। ठीक है, वो जो साइट थी, जो स्थल था, उसकी जो इंपॉर्टेंस थी, उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी अलेक्जेंडर कनिंघम जी को नहीं था। ठीक है, आगे देखिए फ्लीड आते हैं 1912। ठीक है, अभी कार्यक्रम चल रहा है, चलने दीजिए। फ्लीड आते हैं 1912 में। इन्होंने क्या किया कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। क्या प्रेजेंट किया? रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। और ये क्यों किया? क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी वो इस सभ्यता की ओर ध्यान नहीं दे रही थी कि जो चार्ल्स मैसन जी ने कहा था कि यहाँ पर एक सभ्यता दबी हुई है, तो ब्रिटिश सरकार उतना ध्यान नहीं दी। लेकिन जब फ्लीड आते हैं तो इन्होंने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया और बताया सभ्यता के महत्व के बारे में। ठीक है, सभ्यता के महत्व को दर्शाया और अंग्रेजी सरकार का, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसका कुछ हद तक इस सभ्यता की ओर, इस सिविलाइजेशन की ओर ध्यान जो था आकर्षित करने का भरसक प्रयास किया। ठीक है, आगे देखिए, अब बात होगी यहाँ से इंपॉर्टेंट। मित्रों प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देके रखेंगे आप। जॉन मार्शल, ये नाम याद रख लीजिए, जॉन मार्शल 1921 ईस्वी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे उस समय 1921 में लगभग। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो इनके निर्देशन में या कहें अधीन, इनके अधीन या निर्देशन में क्या हुआ? अंडर गाइडेंस दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी 1921 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों जितना है ना ग्रीन लाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट। दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खोज की। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की, या कहीं यहाँ पर उन्होंने उत्खनन करवाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बता रहा हूँ ये तो लाइन रट ही लीजिएगा तीनों। ठीक है, आगे देखिए मार्टिमर व्हीलर, ये भी इतिहासकार हैं। मार्टिमर व्हीलर के बारे में ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम सांस्कृतिक अनुक्रम को इन्होंने दर्शाया। फर्स्टली डिपिक्ट्स द कल्चरल सीक्वेंस, मतलब कहा जाए कि कौन सी सभ्यता पहले आई, कौन सी सभ्यता बाद में आई, ये कहलाता है सांस्कृतिक अनुक्रम। ठीक है, कल्चरल सीक्वेंस। जैसे मैं बोलूं, पहले हड़प्पा सभ्यता आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद 16 महाजनपद आए, उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य आया, उसके बाद आपका गुप्ता साम्राज्य आया, फिर वर्धन वंश आया। मतलब ये कहने का मतलब ये सिस्टम, ये निर्धारण किसने किया सर्वप्रथम? तो ये निर्धारण सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयास किया मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। ठीक है, जल्दी बुक्स में नहीं मिलता है, कुछ ही बुक्स में ये सामने आपको मिलेगा। व्हीलर ने मार्शल के लिए एक पुस्तक लिखी थी, जॉन मार्शल के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड द बियॉन्ड। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा क्योंकि यदा कदा एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आइए, तो सिंधु सभ्यता की खोज हो गई मित्रों। अब क्लियर यहाँ तक? जैसे ही 2 स्थान मिले, कौन से? सबसे पहले 1921 में ये लिखा है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने खोज की, और 1922 में मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने खोज की। तो अब सभ्यता लगभग सामने आ चुकी थी। अब इन सभ्यता का नामकरण, कभी कभी आप सुनते होंगे सिंधु सभ्यता, कभी आप सुनते होंगे हड़प्पा सभ्यता। तो ये नामकरण हुआ कैसे, इसका भी आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता कैसे नामकरण हुआ, ये देखिए। ठीक है, जैसे ही दयाराम साहनी ने प्रथम स्थल की खोज की 1921 में, प्रथम स्थल या कहें फर्स्ट साइट जो थी इस सिविलाइजेशन की, इस सभ्यता की, उसकी खोज की। और वो स्थान कौन सा था? वो हड़प्पा था। इसलिए सबसे पहले स्थान मिला हड़प्पा। तो हड़प्पा के नाम पर ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। दूसरी ओर ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये नामकरण जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया ये नाम? जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब दरअसल इस सभ्यता के, इस सिविलाइजेशन के जो मैक्सिमम साइट्स थी या कहें जो सर्वाधिक स्थल थे, वो सिंधु नदी के आसपास थे। कहाँ थे? सिंधु नदी के आसपास थे। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साइट आर लोकेटेड नियर द इंडस रिवर। ठीक है, इस कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा
कहा जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। और क्योंकि मित्रों पहले सरस्वती नदी बहती थी और अब सरस्वती को एक स्थान है जिसका नाम है, आपको मिलेगा आगे, विल्सन। क्या मिलेगा? ये विल्सन नामक स्थान पर ये विलुप्त हो गई सरस्वती नदी। तो सिंधु और सरस्वती के आसपास बहुत सारी बस्तियां पाई गई, बहुत सारे कॉलोनीज पाई गई। तो इस आधार पर इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। वाह, ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही इस सभ्यता की खोज की गई तो नगरों का उदय हुआ, ठीक है। पाषाण काल जैसे ही स्टोन एज समाप्त हुआ, आयरन एज समाप्त हुआ, फिर कैल्कोलिथिक, जिसे चालकोलिथिक भी कह सकते हैं, ताम्रपाषाण काल युग और लौह युग, ये सब समापन होता गया तो मित्रों नगरों का उदय सामने हुआ। क्या हुआ? नगरों का उदय हुआ, राइज ऑफ सिटीज या कहें टाउन्स, ठीक है, या कहें नगरीकरण सामने आ गया, ठीक है, ड्यू टू अर्बनिज्म। मतलब नगरीय सभ्यता भी इसी कारण कहते हैं, क्योंकि जैसे ही लगभग 6 या 7 नगर मुख्यतया इस सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, इसलिए नगरों के आधार पर, नगरों की प्राप्ति के आधार पर इसे प्रथम नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। मित्रों इस सभ्यता के लोग सर्वप्रथम, याद रखिए, सर्वप्रथम कांसा बनाया था। क्या बनाया था? कांसा, ठीक है। कांसा कैसे बनता है? तांबा व रांगा, या कभी कभी इसे टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिन। तांबा कॉपर एवं रांगा, या कहें जिसे टिन, ठीक है। इसके दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या एक धातु बनाई। क्या बनाया? कांसा, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखिए, बृहत्तर सिंधु सभ्यता भी इसे किसी ने कहा, और वो कौन थे? वो थे HR मुगल। HR मुगल, ठीक है। HR मुगल कौन थे? पाकिस्तान के पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे पाकिस्तान के वर्तमान, ठीक है। चलिए, ये हो गया सिंधु की खोज और सिंधु का नामकरण। बताइए, यहां तक क्लियर है? अब आप देखेंगे सिंधु सभ्यता का कालक्रम या काल निर्धारण, ठीक है, जो टाइम प्रोफाइल है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसी भी प्राचीन काल में जो सभ्यता थी या किसी की खोज हुई है, उसके जो टाइम पीरियड का जो निर्धारण होता है वो कार्बन विधि से होता है, रेडियो कार्बन विधि से, C14, ठीक है। और इससे 3 चरणों में निर्धारित किया गया है। 3 फेज बने हैं इसके, जैसे कि पूर्व या इसे प्राक हड़प्पाई चरण भी कहते हैं, लोअर हड़प्पन फेज, ये 3500 BC से लगभग 2600 BC तक चला। वही परिपक्व हड़प्पाई चरण, ठीक है, ये मैच्योर हड़प्पन फेज माना जाता है 2600 से 1900 BC। तीसरा है उत्तर हड़प्पाई चरण अर्थात अपर हड़प्पन फेज, ठीक है, 1900 से 1300 BC तक इसका समय माना जाता है, ठीक है। परिपक्व मतलब होता है मित्रों, यहाँ पर सिंधु सभ्यता अपनी मतलब विकसित, संपूर्ण विकसित अवस्था में थी इसमें, ठीक है। ये थोड़ा पहले की अवस्था है और ये विकसित अवस्था है, और विकसित होने की ये बाद की अवस्था है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कभी कभी यहाँ इसे ये पूछा जाता है, आपको ये मिलेगा नहीं जल्दी किताबों में, ठीक है, कुछ ही चुनिंदा किताबें हैं जहाँ ये मिल सकता है। क्या मिलता है कि पूछा जाता है एग्जाम में, पूर्व हड़प्पाई स्थल निम्नलिखित में से कौन है? या कभी कह देता है कि जो लिखे हैं इनको सीक्वेंस से या सिस्टम से जमाइए, ठीक है, मिलान कीजिए कि पूर्व हड़प्पाई स्थल कौन सा है, परिपक्व अवस्था वाले नगर कौन से हैं, ऐसे टाइप के, ठीक है। तो पूर्व हड़प्पाई स्थल पर आप देखेंगे तो पूर्व हड़प्पाई स्थल जैसे लोअर हड़प्पन साइड है, ये मुख्यतः 2 हैं, कालीबंगा और बनावली, ये पूर्व हड़प्पाई लक्षण इसमें दिखते हैं, ठीक है। वहीं परिपक्व अवस्था वाले नगर मैच्योर हड़प्पन साइड जो हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, ये दूसरा जो फेस रहा परिपक्व अवस्था, ठीक है, जो परिपक्व मैच्योर हड़प्पन साइट थी, ये इनमें आती हैं, ठीक है। उत्तर हड़प्पाई स्थल देखिए, अपर हड़प्पन फेस जो है, इसमें क्या हुआ, रंगपुर और रोजदी, रंगपुर, अच्छा ये है कहाँ, ये सब आगे व्याख्या होगी। तो रंगपुर और रोजदी जो नामक ये 2 साइड हैं, जो स्थल हैं, ये उत्तर हड़प्पाई स्थान माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नगरों का नाम बताएं जिसमें तीनों लक्षण, तीनों फेस दिखते हों, मतलब पूर्व या कहें प्राक हड़प्पाई लक्षण, ठीक है, पूर्व या कहें प्राक हड़प्पाई लक्षण लोअर हड़प्पन साइट, दूसरा परिपक्व
हड़प्पाई चरण या कहें परिपक्व अवस्था वाले नगर, मैच्योर हड़प्पन साइट। वहीं तीसरा हड़प्पन, अपर हड़प्पन फेज या कहें उत्तर हड़प्पाई स्थल। तो इन तीनों फेज, ये देखिए ये जो तीनों फेज है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीनों हैं, ये तीनों इन दोनों स्थानों पर देखने को मिलता है। ये जो दोनों साइड है, धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है, धौलावीरा, और राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, तो धौलावीरा और राखीगढ़ी ये ऐसे दो स्थान हैं जिसमें पूर्व व परिपक्व व उत्तर, ये तीनों हड़प्पाई स्थल माने जाते हैं। मतलब तीनों काल के, तीनों समय के इसमें लक्षण परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। ये तो पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछा तो सब कुछ जाता है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लिखी हुई है, इससे आप बच नहीं सकते हैं, ना तो मैं पढ़ाने से बच सकता हूँ। विद्वानों के अनुसार कालक्रम, कुछ विद्वान आए, स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपने हिसाब से टाइम बताया इस सभ्यता के बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में, कि ये सिविलाइजेशन कब से कब तक रही। जैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये माना भी गया है, ये ठीक है, डीपी अग्रवाल जी का पूरा नाम धर्मपाल अग्रवाल है। क्लियर है? इन्होंने सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन या कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड माना, और ये सर्वाधिक मान्य है और एग्जाम में ये पूछा जाता है 2350 BC से लेकर 1750 BC तक माना गया है। किसके हिसाब से? डीपी अग्रवाल जी के हिसाब से। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो की समय सीमा बताई, वो लगभग 3250 से लेकर 2750 BC तक माना। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 BC से 1700 BC तक माना। माधव स्वरूप वत्स ने 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना। और फेयर सर्विस ने 2000 BC से 1500 BC तक माना। मित्रों, आप जब भी कोई पुस्तक लेंगे, वहाँ पर लगभग 7 से 8 विद्वान लिखे होंगे। ठीक है, सबके हिसाब से कालक्रम लिखा होगा। ठीक है, वो अलग अलग होंगे। और याद रखिए, आपको यही जितने 5 मैंने बताए हैं, इन्हीं को बस पढ़िएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप NCERT खोलेंगे तो आपको पुरानी NCERT में अलग टाइम पीरियड दिया मिलेगा और नई NCERT में अलग दिया मिलेगा। तो ये आपको इतना ही पढ़ना है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मित्रों अगली जो क्लास होगी हमारी, आज हम यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करें, थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा उपयुक्त होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय, ठीक है, कैसे हुआ, किन प्रजातियों से हुआ। ठीक है, ऐसी कौन सी स्पीसीज थी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता आई सामने। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो कौन सी प्रजाति के लोग थे, कौन से स्पीसीज के लोग थे, और वो स्पीसीज कहाँ की थी। भारत में आई तो सही, लेकिन भारत में रुकी कहाँ, इसका विवरण मैं आगे या कहें नेक्स्ट क्लास में प्रस्तुत करूँगा। यहाँ तक बताइए मित्रों, मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया। थ्योरी वाला पोर्शन रहा, और थ्योरी वाले पोर्शन को बोर्ड पर समझाना डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने भरसक प्रयास किया है कि आपको हर चीज़ समझा सकूं। और आप बताइए कि कोई कमी हो तो वो भी बताइए, मैं उसमें सुधार हेतु प्रयासरत हूँ। कंटेंट अच्छा लगा हो वो भी बताइए, और यदि जो चीज़ समझ में नहीं आया करती है, कमेंट के माध्यम से आप निसंदेह, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि उस कमी को मैं बिल्कुल आने वाले वीडियो में दूर कर दूँ। यदि वीडियो मित्रों अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक अवश्य करें, कमेंट करके, जैसा कि मैंने बताया कि बता सकते हैं आप कुछ भी, और कंटेंट कैसा लगा, और शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि अन्य व्यक्तियों तक, अन्य छात्रों तक ये माध्यम, ये कंटेंट सरलता के साथ पहुंचाया जा सके। और मित्रों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे आने वाली जो बहुत सारी धमाकेदार क्लासेस हैं, उनका सामना आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाली वीडियोस का आप नोटिफिकेशन तत्काल पा सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, और जय हिंद की सेना।